दोस्तों और डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ सेट डी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट सी बताया था, आज मैं आपको सेट डी के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अगर इस सेट में भी सारे सेम क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आगे नहीं। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में आपको 1 से 5 तक के लिए एक पैसेज दे दिया गया है। इस पैसेज को आपको रीड करना है और वीडियो पॉज करके आप इस पैसेज को रीड कर लीजिएगा। और रीड करने के बाद इस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए। और रीड करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो हस्तामलक शब्द से अभिप्राय है। तो हस्तामलक जो शब्द है, उस शब्द से क्या अभिप्राय है? हाथी के लिए आंवले की तरह, अस्पष्ट परंतु असहाय बोधगमय, अस्पष्ट अनश्यास बोधगमय, पास में रखे आंवले की तरह। तो हस्तमत शब्द से क्या अभिप्राय है? आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा तो आपको राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्पष्ट और अन्यास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशा है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए चिंतन, परंपरागत चिंतन, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन, भावनात्मक चिंतन। तो वैज्ञानिक चिंतन से पदबंध से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो अभिप्राय है वो है स्वास्थ्य और संतुलित चिंतन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि बल से मनुष्य क्या कर सकता है? सभी भौतिक अवस्थाओं से संपन्न, विद्युत शक्ति का स्वामी, अंतरिक्ष में किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, और प्राकृतिक और परिजगत पर सिरमौर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक और सिरमौर से है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो उससे किस चीज़ से इसमें मुक्ति मिली है? तो उससे मुक्ति मिली है ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है विश्व में? विज्ञान की जीवन की घनिष्ठता, यातायात एवं संचार साधनों का विश्व बनुता, या विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है बी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 के बीच में आपको एक ग्राफ दिया गया है। उस ग्राफ से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए। ग्राफ ए में परीक्षा 7 से लेकर इतिहास और भूगोल के। तो देखिए दोस्तों और डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको 50 तक ही इसमें क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर, 6 की ओर। तो इतिहास और भूगोल में अधिकतम अनुपात किसमें रहा है? तो आपने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1:20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके बाद इतिहास में अंक मिले, तो उसको इतिहास में 75 अंक मिले। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो कितने छात्रों ने अर्जित किए थे? तो 3 छात्रों ने अर्जित किया। आपका राइट आंसर होगा डी। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो आपको जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो कम अंक मिले थे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 6 को क्या हुआ थे? कम अंक मिले थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़ता है। तो 3 से 4 के मध्य जो अंक प्रतिशत है वो बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है? 15, 20? आंकड़े अपर्याप्त हैं या 20? अगर आपका आंसर इनमें से किसी से आया है तो आपका राइट आंसर 90, 15, 20 में से कोई आया तो ए, बी, सी, डी में से कोई एक हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के बीच में। तो 11 से 15 के बीच में भी आपको एक ग्राफ दिया गया है। इसी ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। तो ये भी क्वेश्चन पीछे से रिपीट हुआ है, तो मैं सीधे क्वेश्चन पढ़कर इसमें आंसर आपको बता देता हूँ। एक तरीके से आपका इस वीडियो को देखने से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप गेस करके इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है? तो अधिकतम प्रतिशत जो घटत रही है वो रही है 18 और 19 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, यानी 12 की ओर। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 1920 के अनुपात का था। तो कितना था? यहाँ अनुपात पूछा गया है, कितने अनुपात था? तो आप 14 और 15 और 1920 जो ईयर है उनका अनुपात निकाल दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी, यानी 3/4।
अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो उच्चतम वृद्धि का जो वर्ष था वो किसमें था? तो पहले जो मिनिमम था, मिनिमम होने के बाद जो ग्रोथ हुई है उसका आपको आंसर बताना है। तो मिनिमम होने के बाद जो ग्रोथ हुई है वो ये 16-17 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया? तो पहले के 4 वर्ष और अंतिम के 4 वर्ष को आपको जोड़कर परसेंटेज निकाल देना है। तो दोनों का जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका डी, यानी 22.2, यानी 22.2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 8 वर्षों के दौरान औसत अनुपात था। तो 8 वर्षों के दौरान औसत अनुपात क्या था? तो 8 वर्षों को ये नंबर को आपको जोड़ लेना है और 8 से डिवाइड देना है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 62.5, यानी 62.5, यानी ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 की ओर। तो 16 से 20 में फिर से एक तालिका दी गई है जिसमें 5 सेल्समैन हैं और उनका कमीशन अर्जित किया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ऑलरेडी ये मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विश्व में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर है? तो जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है, यानी उच्चतम और मिनिमम का कमीशन किस वर्ष में अर्जित किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, 2019 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की। तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 19 में जो डी का कमीशन अर्जित हुआ था और जो ए का हुआ था तो उसका परसेंटेज क्या था? अगर आपका हल करने पे इनमें से कोई आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं निकलेगा। तो आपको ऑप्शन में लगा देना है सी, इनमें से कोई नहीं, यानी 52 नहीं निकलेगा, 18 नहीं निकलेगा, ना ही आपका 21 निकलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? यानी कि सी द्वारा जो कमीशन हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम कमीशन दर्शाता है। तो 2016 में। आपका राइट आंसर होगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, 19 की ओर। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो बी का जो कमीशन था और जो पांचों सेल्समैन का जो कमीशन था उनका आपका रेशियो निकाल देना है। तो कितना परसेंट था? तो ये ऑलरेडी मैं ये भी बता चुका हूँ। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा 19.05, 19.5। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में अधिकतम? तो 2015 का और 2018 का कौन से सेल्समैन का परसेंटेज यानी वृद्धि हुई है? तो आपको वृद्धि देख लेनी है किस में हुई है। तो जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपके सी सेल्समैन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की ओर। तो 21 से 25 में फिर से आपको एक तालिका दे दी गई है और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रोकर ने अकाउंट खोला हुआ है, यानी कि एंजल, शेरखान, जेरोधा, ट्रेडबुल। तो इनमें आपको एक टेबल दी गई और अलग अलग मंथ में खाते खोले गए। तो ये भी मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में कह रहा है कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो ट्रेडबुल, एंजल, जेरोधा और शेरखान, तो किस में महत्तम है? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ए, ट्रेडबुल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो आपको देखना है कि ट्रेडबुल और शेरखान का जो औसत है सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको औसत निकालना है, फिर प्रतिशत निकालना है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 57.82, आपका आएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या के औसत महत्तम है? तो किस महीने की खुले खातों संख्या का औसत महत्तम निकला है? तो आप जब सारे महीनों के को जोड़ कर लेंगे और जोड़ने के बाद आप जब महत्तम निकालेंगे तो आपका जो महत्तम निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सितंबर मंथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो जो अगस्त में खाते खोले गए थे और जो हमारा खाते खुले थे उसका अगस्त और जून का, उन दोनों का आपको परसेंटेज निकाल लेना है खातों का। तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 35.3, यानी डी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, या 25। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से
ज़ीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, तो जो मई से सितंबर में जो खाते खुले हैं एंजल वन में, तो उनका जो रेशियो निकल रहा है ज़ीरोधा और एंजल का, तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा, मई और सितंबर को आप काउंट कर लेना है ज़ीरोधा और एंजल को, टोटल मंथ को, और सॉरी टोटल मंथ में काउंट करके आपको परसेंटेज निकालना है, अनुपात निकालना है एक तरीके से। तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा आपका 1.04, यानी कि 1.04। आपका राइट आंसर होगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर। तो चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता एक रोग होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 30 की। तो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो औरंगजेब की मृत्यु सही नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है, तो शासन सबसे पहले किस भारत में किया था, इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद शेरशाह सूरी ने, फिर लास्ट में अकबर ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर ने। हम लोग पढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो ग्रांड मैन ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो संत जो शिवाजी के समकालीन थे तो वो थे हमारे तुकाराम, आपका राइट आंसर होगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तो आपका राइट आंसर होगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो सन 1516 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी, तो एंटी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा जस्ता एल्युमिनियम, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके द्वारा प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 34 की। निम्न का मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज रामकृष्ण नाथ इनमें से किस व्यक्ति से संबंधित है, जो ब्रह्म समाज है वो राम मोहन राय संबंधित है, कृष्ण समाज स्वामी ग्रहण से संबंधित है, ऐसे सारे समाज एक दूसरे से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर। तो सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सलालपन बिजली योजना चिनाब नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 कह रहा वसंत विश्रुत होता है, यानी बसंत ऋतु कब चालू होती है, तो 21 मार्च को चालू होती है। तो का पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, असम, तो कहाँ पे स्थित है काजीरंगा, तो आपका जो स्थित है वो है आसाम में, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। यदि आरबीआई ने नकद कोषानुपात को घटा दे तो खाद्य सर्जन पर क्या असर पड़ जाएगा, बढ़ जाएगी, कोषानुसार घट जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बढ़ जाएगी, यानी खाद्य सर्जन पर क्या असर होगा, तो खाद्य सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो हिमालय तंत्र नदी की नदियां कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड और सेकंड जिसमें ऑप्शन होगा, तो थर्ड और सेकंड, यानी सेकंड और थर्ड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करता है, तो मिश्रित पूंजीवाद, वैश्विक समाजवादी, तो किसमें करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पूंजीवादी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो बैंक दर का अर्थ है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, सामूहिक द्वारा दी गई जाने वाली ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली दीर्घ अनुसूचित बैंकों द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका सी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आर्थिक ब्याज दर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की। तो
तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो ये किसके द्वारा सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर द्वारा। तो आपका राइट आंसर बी होगा। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी फेमा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का फेमा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्रीली इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इनमें से सम्मिलित है। संघ सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची से सम्मिलित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार यानी कि सभी को मिलना चाहिए। तो किस आर्टिकल से संबंधित है, ये आर्टिकल दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 21A, उनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 19। तो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 21A से संबंधित। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई राजनीति के निर्देश मूल अधिकार इनमें से कोई नहीं, मौलिक कर्तव्य। तो जो इसके अंतर्गत रखी गई तो राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई थी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्न में से किसी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव ने या महात्मा गांधी ने। तो किसने रखा हुआ था, तो ये रखा हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने। तो डियर स्टूडेंट और दोस्तों, आज का वीडियो मैं बस 50 क्वेश्चन ही कवर कराऊंगा क्योंकि मैंने 3 सेट या 2 सेट में देखे हुए कि सारे क्वेश्चन सेम मिले, और भी मेरे पास सेट हैं जिनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे पीछे दिए गए हैं। तो उन सारे सेटों का बताने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर पॉज कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट आपको पेट के बारे में मिलती रहे। इसके बाद मैं और ही कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिसकी मैं वीडियो जल्दी बनाकर आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं